बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इस सीरीज में हम ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। और ये सारे क्वेश्चन सभी बहुत ही न्यूली प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक हमें बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को। Right action is defined by self-chosen ethical principles of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। ये किस स्टेज के मोरल रीजनिंग कोहलवर के द्वारा दिया गया, वो किस स्टेज में आएगा जहां हम अपनी खुद के बारे में, खुद के एथिकल को, खुद का जो ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू को, उसको चुनेंगे। तो देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, तो एक की वर्ड्स होता है जिससे हम इजीली पहचान सकते हैं किसी भी चीज़ को। देखो यहाँ पे एथिकल दिया हुआ है, यानी कि आपका खुद का फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे भी खोजो, एथिकल कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। देखो, द यूनिवर्सल एंड एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ये रहा है यहाँ पे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। आप कीवर्ड से भी खोज के कुछ इजली से देख सकते हो और पकड़ सकते हो। अगर आपको नहीं टाइम मिल रहा है तो आप सीटेट का पैटर्न थोड़ा सा हार्ड हो रहा है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को लेके खेले जा रहे हैं। अगर आप थोड़े से वर्ड्स को पकड़ लोगे क्वेश्चंस और ऑप्शंस में, तो आप इजीली करेक्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज के लिए एक मेजर अकम्पलिशमेंट क्या हो सकता है? वो है एबिलिटी टू कंजर्व। जहाँ हम ऑपरेशन स्टेज में सबसे ज़्यादा देखते हैं बच्चों के अंदर किसी सामान को स्टोर करने का क्षमता जो होता है ज़्यादा आ जाता है। मेनली ये 2 से 3 साल के बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, constructivists such as Jean Piaget and Lev Vygotsky view learner as a कंस्ट्रक्टिव, जैसे कि हाँ, हमारे जीन पियाजे और ले वाइगोस्की हैं, वो बच्चे को एज ए लर्नर क्या देखते हैं? वो उनको प्रोसेस, मीनिंग मेकिंग और एक्टिव इंगेजमेंट के साथ देखते हैं, क्योंकि बच्चा किसी न किसी वर्क में हर हमेशा लगा हुआ ही रहता है, इस वजह से। Selecting and representing story and clipping from newspaper that portray both men and women in non-traditional roles is an effective strategy too। मतलब कि किसी भी तरह का कहानी या फिर किसी भी तरह का न्यूज़पेपर का आर्टिकल को कलेक्ट करना, कट करके ये मेन और वुमेन के अंदर किस चीज़ को शो करता है, किस चीज़ को दर्शाता है, तो वो होता है एक काउंटर जेन स्टीरियोटाइप्स के बारे में। क्योंकि अगर किसी सर्टेन इंसान को सिर्फ और सिर्फ औरतें ही पसंद आती है या फिर किसी को सिर्फ और सिर्फ मेन का आर्टिकल ही पसंद आता है, तो एक तरह का जेंडर स्टीरियोटाइप ही बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन। चाइल्ड के सोशलाइजिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है फैमिली का, देन स्कूल का, एंड देन नेबरहुड का, देन मीडिया का। तो ये सारा का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। पर सबसे प्राइमरी, अगर कभी आपसे पूछेगा कि प्राइमरी रोल किसका होता है, तो प्राइमरी रोल हमेशा फैमिली का ही होता है। Next question. As per Howard Gardner theory of multiple intelligence, how would the intelligence of a person with the following characteristics be categorized? Characteristics: ability to detect and respond appropriately to the moods, temperaments, motivation and intention of the others। मतलब कि हार्वर्ड गार्नर की जो थ्योरी थी, उसके अकॉर्डिंग इसमें से ये किसके अंदर आएगा जो इन सब चीज़ों को समझ ले। देखो, यहाँ पे दो तरह का बात आता है। लोग नेचुरलिस्टिक, यानी कि जो प्राकृतिकवाद से जुड़े होते हैं उसको हम नेचुरलिस्टिक कहते हैं, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। ये बता रहा है एबिलिटी टू डिटेक्ट दूसरे का टेम्परामेंट्स या फिर मोटिवेशन या उसका इंटेंशन क्या, इस चीज़ को परख लेना, ये किसके अंदर आता है? तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, हम इसका आंसर होगा इंटरपर्सनल। लेकिन हम इसको एक इजी वे में आपको समझाते हैं। देखो, इंट्रा और इंटर में कितना अंतर होता है। इंट्रा अगर आपको समझना हो तो इंट्रा पर्सन उसको कहते हैं जो आप खुद के लिए सोच रहे हो, तो सेल्फ चीज़ आती है। तो इंट्रा को आप सेल्फ से याद रखो और इंटर पर्सनल को दूसरे से याद रखो।
मैंने ऐसे याद रखा जैसे कि इंटर का एग्ज़ाम हम सब देते हैं तो उसकी कॉपी कौन चेक करता है, कोई अदर चेक करता है। तो जहाँ हम किसी अदर के मेंटल स्टेट को समझ रहे होते हैं वो इंटरपर्सनल के अंदर आएगा, और जहाँ हम खुद के बारे में बात समझ रहे होते हैं, खुद के बारे में कह रहे होते हैं, वो इंट्रापर्सनल के अंदर आएगा। तो यहाँ पे एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड, टेम्परामेंट, इंटेंशन, अदर शब्द आया है। तो आप इस चीज़ को इसे एज ए कीवर्ड के रूप में समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन ऑफ फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फोर यहाँ आ रहा है, हमने एक वीडियो में आपसे बात किया था, जहाँ फोर आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में अगर हम यूज़ करते हैं तो वो क्या शो करता है उसके बारे में। फॉर्मेटिव टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन। देखो कभी भी हम सेपरेशन और लेवल की बात कर ही नहीं सकते हैं, और किसी को एवरेज और हाई अचीवर ये भी नहीं बोल सकते, मतलब बच्चे को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन ए क्लासरूम, हाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट सबसे बड़ा रोल यही प्ले करता है कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्नर दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये भी सही है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट से हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा को क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा है, इस चीज़ को हम इजीली समझ पाते हैं। टू डिस्कस द कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजिंग एरिया ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स। नहीं, देखो ऐसा हम कभी कभी हम करते हैं क्योंकि जब हमें बच्चे का कुछ फीडबैक समझ में नहीं आ रहा होता है तब जाकर पेरेंट्स से डिस्कस करता है, ताकि पेरेंट्स बच्चों के साथ उस चीज़ को कंसंट्रेट करें, बच्चा को सपोर्ट करें। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इन सब में से कौन सा प्रोग्रेसिव एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग, नहीं, किताब बेस्ड लर्निंग कभी भी प्रोवाइड ही नहीं करता है इस चीज़ को। बिलीव इन कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, हाँ हम हर बच्चे के अंदर विश्वास रखें कि बच्चा कर सकता है, इस चीज़ को ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन के रूप में माना जा सकता है। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन किसी भी तरह का नहीं दिया जा सकता। एक्सटेंसिव मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन और यूनिफॉर्म पैरामीटर किसी भी तरह का रीज़न नहीं हो सकता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि हर किसी के अंदर अलग अलग खूबी होती है, हर बंदा एक दूसरे बंदे से अलग होता है और डिफरेंट होता है, ये हमें पता है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये कॉमन फैक्टर भी है। तो इसमें से इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टर टू गिव ईच पर्सन एज ए स्पेशल, नहीं इसके बारे में बात नहीं करता। टू लुक एट द इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल, इन्वायरमेंटल फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू कंसिडर मैचुरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, इस चीज़ की भी बात नहीं होता है। टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टर एज वेल एज इन एनवायरमेंटल फैक्टर एंड देयर इंटरप्ले, ये इस चीज़ को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। इंडिविजुअल डेवलप एट अ डिफरेंट रेट, ये तो प्रिंसिपल है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, ये भी है। और डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये भी है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ द डेवलपमेंट डिटरमाइंड इन द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, नहीं ये बर्थ के इटसेल्फ में डिफाइन नहीं होता, तो नॉट था, तो उसका आंसर हो जाएगा 4। Next, several research studies show that teachers have more overall interaction with boys and girls. What is the correct explanation for these? बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है कि टीचर बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स को, जिस चीज़ को कैसे दिखाया जाएगा, किस नज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बॉयज़ हैव मच मोर एकेडमिक, नहीं, जब वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बात कर लिए तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिकली स्टीरियोटाइप्स की बात करना, ये दोनों को एज ए सेम मान रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टीरियोटाइप की बात ही नहीं करेंगे, तो ये गलत हो गया। बॉयज़ नीड मोर अटेंशन, नहीं ये भी गलत है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए जेंडर बेस्ड टीचिंग, नहीं। बॉयज़ आर ईजियर टू मैनेज द गर्ल्स इन द क्लासरूम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बताता है कि बच्चे को कैसे मैनेज किया जाए और समझाया जाए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। द एबिलिटी टू कम अप विथ ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा एबिलिटी इस चीज़ को शो करता है, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन और प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो वो हो जाएगा क्रिएटिव चिल्ड्रेन।
ये इस कैरेक्टरिस्टिक को शो अप करता है। डाइवर्जेंट सॉल्यूशन जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं वो दिखाते हैं। व्हाट इंस्ट्रक्शन एडेप्टेशन शुड अ टीचर मेक वाइल वर्किंग विथ स्टूडेंट हु आर विजुअली चैलेंज। जो जिन बच्चों को आंखों से कम दिखाई देता है, चाहे आंखों से दिखाई नहीं देता था, तो एक टीचर को क्या सब इंस्ट्रक्शन अपनाने चाहिए। स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल्स। यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन। विजुअल प्रेजेंटेशन का तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा। ओरिएंट हर सेल्फ सो दैट द स्टूडेंट कैन वॉच हर क्लोजली। ऑब्वियसली नहीं, उसको दिख ही नहीं रहा है तो उसको क्या ज़रूरत है। फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ रिटन टास्क। तो उसको दिख ही नहीं रहा है तो क्या ज़रूरत है। स्पीक क्लियरली यानी कि जोर से बोलेगा और बहुत सारे टच और फील्स वाले मटेरियल यूज़ करेगा ताकि बच्चा उस चीज़ को समझ पाए। कोऑपरेटिंग लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग इज इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। ये कैसा हो जाएगा, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड। ऑब्वियसली हमें इस तरह की क्लास ही इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर प्रमोट करना चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये कभी भी ज़रूरी नहीं है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग भी ज़रूरत नहीं, कंपटीशन की भी नहीं। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन। देखो एक कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी हम इंक्लूसिव की बात करते हैं मतलब क्या, हम बहुत सारे को साथ में लेकर के चल रहे होते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट हमारे साथ होता है जिसके अंदर बहुत सारे खामियां हैं, बहुत सारे बेस्ट उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जहाँ हमें बच्चे को सेम प्लेटफॉर्म के अंदर रिलाई करना होता है कि बच्चा एक ही प्लेटफॉर्म पे हो और कोई एक बच्चा दूसरे बच्चा से अपने आप को छोटा ना समझे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। इसलिए हम हमेशा इंक्लूसिव क्लासरूम में हर चीज़ के बारे में बारीकी से ध्यान देते हैं और इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक। हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स कैन नॉट comprehend विजुअल इंफॉर्मेशन। इनमें से ये बोल रहा है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच है। तो हियरिंग को विजुअल से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। डिसलेक्सिया लर्निंग लैक रीडिंग एंड राइटिंग। डिसलेक्सिया क्या यही है कि वो बच्चे को पढ़ने और लिखने में समस्या होती है, उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। क्रिएटिव लर्नर्स हाइपर एक्टिव, इसकी कोई बात ही नहीं। अटेंशन डेफिशिएंट हाई मोटिवेशन नहीं। अटेंशन डिफिशिएंट कभी भी एक जगह पे रुकते ही नहीं है, उनका अटेंशन बहुत ज़्यादा भटकता है, तो ये कभी हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। कौन सा नहीं बता सकता है लर्निंग को प्रमोट नहीं कर सकता एज ए फैसिलिटेड वे में। कनेक्टिंग न्यू नॉलेज ये तो करता है। प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल। रिपीटेशन एंड रिकॉल ये बहुत बड़ा ऐसा शब्द है जिसको आप एक बीवीआई के रूप में मान लीजिए, ये एक निगेटिव शब्द है। ये जब भी आएगा तब आंसर यही होता है गलत के रूप में। Which of the following would not be consistent with a constructivist environment? Students are given frequent opportunity to engage in complex, meaningful and problem-based activity. कौन सा कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं कर रहा है, ये उसके बारे में है। तो ये तो कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा है। स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटी, देखो कोलैबोरेटी भी एक पॉजिटिव वर्ड है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे करते हैं। टीचर इलेक्ट स्टूडेंट आइडिया एंड एक्सपेरिमेंट लिसन टू की टॉपिक्स एंड प्लान टीचिंग लर्निंग टू इलेबोरेट, ये भी नहीं है। टीचर इम्प्लाई स्पेसिफिक इंड ऑफ टर्म असेसमेंट स्ट्रेटजी एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट्स रेदर देन प्रोसेस, ये हो जाएगा। सीधा फीडबैक देना सही नहीं है, किसी चीज़ को करवा के देखने के बाद फीडबैक देना सही होता है। A teacher should encourage the student to set परफॉर्मेंस गोल रेदर देन। यहाँ पे बोल रहा है कि एक टीचर को क्या इंकरेज करना चाहिए, बच्चा को किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बच्चा को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उसके लर्निंग गोल्स के ऊपर, कि उसका लर्निंग गोल्स अच्छा होना चाहिए, ना कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो अच्छा करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी। कौन सा इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल है। सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल। गोल सेट करना और टाइम टेबल बनाना, क्या ये इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। ऑब्वियसली एक डिसिप्लिन मैनर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड कॉन्सेप्ट मैप, ये भी ज़रूरी है। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, ये भी ज़रूरी है। एक्सप्लेनिंग टू ए पेयर, ये भी ज़रूरी है। सेल्फ क्वेश्चनिंग, तो मैं यहाँ पे सारा आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाहरी है, बाहर की तरफ का मोटिवेशन, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर को देख के मोटिवेट हो जाना, वो कौन सा है इसमें से।
आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज़ सो मच फन। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन को दिखाता है, तो ये नहीं। आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क, ये भी नहीं है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे अपने इच्छा अनुसार काम कर रहा है। डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट बेटर, ये भी नहीं। आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। देखो ये बच्चा मार्क्स के लिए पढ़ रहा है, तो ये दिखा रहा है एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन के लिए, ना कि इंट्रेंसिक की। इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, प्राइमरी क्लासरूम के अंदर बच्चे टीचर को क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, तो वहाँ पे टीचर को सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल देना चाहिए, वो भी कंटेंट रिलेटेड बेस्ड, और जो नहीं हो उनको भी, क्योंकि बच्चा उसी से कनेक्ट कर पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन, मीनिंग मेकिंग यानी कि अर्थ बनाने में कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा टीचर के थ्रू और इफ़ेक्टिव भी होगा। वो है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। डिस्कशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चीज़ को मीनिंग मेकिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन एरर्स एंड मिसकंसेप्शन, बच्चों के अंदर जो गलती करने की क्षमता होती है, चाहे बच्चे जो किसी चीज़ को गलत करते हैं, ये किस चीज़ को शो करता है, बच्चे के डाउट्स और बच्चे की किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा किस चीज़ को शो करती है। तो बच्चा अगर पढ़ रहा होता है और अच्छे से समझ रहा होता है, तभी बच्चा डाउट पूछता है, तभी बच्चा के अंदर गलती होने की चांसेस होती है। तो ये एक तरह सा सिग्निफिकेंट स्टेप होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ये बाधा प्रोवाइड नहीं करता है, ये कभी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इग्नोर नहीं करता है, और ये कभी भी कैपेबिलिटी और इन्फीरियरिटी नहीं शो करता है। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यू एज, यानी कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में चाइल्ड को हम कैसे देखते हैं, चाइल्ड हमारे लिए किस नज़रिए से होता है। मिनी से एडल्ट हु इज़ लेस देन एडल्ट इन एस्पेक्ट्स, नहीं, ऐसा नहीं है। साइज वाइज कोई मैटर नहीं करता है इसके अंदर। टेबुला रसा और ब्लैंक स्लेट हुज लाइफ इज शेप्ड इंटायरली बाय एक्सपीरियंस, नहीं। जब वो ब्लैंक स्लेट की भी बात कर रहा है और एक्सपीरियंस की बात भी बात कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं। अ पैसिव बीइंग हु कैन बी शेप्ड एंड मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग, ऑब्वियसली एक ऐसा पर्सन होना जो किसी भी तरीके से अपने आप में बदला जा सकता है, क्योंकि बच्चा एक कहते हैं ना घड़े की मिट्टी की जैसा होता है, कि हम उसको जिस तरह का शेप देंगे बच्चा उस तरह का बन जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव फ्रेम में चिल्ड्रन ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास, टीचर का अब क्या रोल होना चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर। टू बी अ साइलेंट स्पेक्टर एंड लेट चिल्ड्रन टू डू, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, क्लास के अंदर शोर होगा। इज टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर, बच्चों के ऊपर क्लास कभी नहीं छोड़ते हैं। इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, हमारा आंसर हो जाएगा यही, कि हर चीज़ को सपोर्ट करना और उसको वॉच आउट करना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बच्चों को कहाँ ज़रूरत है। तो टीचर का यही रोल होता है एज अ कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली, कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है जो डेवलपमेंट और लर्निंग को करेक्टली डिफाइन कर रहा है। तो जो इसको करेक्टली डिफाइन कर रहा है, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, ऐसा नहीं है, दोनों रिलेटेड है। लर्निंग टेक्स प्लेस इरिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, नहीं। रेट ऑफ लर्निंग फास्ट एक्सीड ऑफ द रेट ऑफ, नहीं। रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटरलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कीम, ये स्कीम को रिप्रेजेंट करता है। With an appropriate question suggestion, the child understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. Which construct does the above statement highlight? ये किस तरह के स्टेटमेंट को हाईलाइट कर रहा है, जहाँ बच्चा किसी क्वेश्चन के लिए सजेशन मांगता है अपने टीचर से, तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब एक हिंट की ज़रूरत होती है उस बच्चे को, तो टीचर उसको क्या प्रोवाइड करता है, एक तरह का हिंट प्रोवाइड करता है। जहाँ हिंट की बात आती है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। Next question. According to Lev Vygotsky, basic mental capability and transform into a higher cognitive process primarily through, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सोशल इंटरेक्शन को प्रभावित करता है। देखो लेव वाइगोस्की की जब भी बात आएगी तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के बारे में बात आती है, तो हम यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन ही लगाएंगे। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस हैं, स्पेशली हमारे साइंटिस्ट से, जो कि
हर एक कंस्ट्रक्टिविस्ट के रूप में बात की है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछा गया है, तो प्लीज़ आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। देन दूसरा, आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग को बहुत यूज़ करिए। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बोलूँ कि आप क्वेश्चन को पढ़ते वक्त किसी एक ऐसा कीवर्ड को पकड़िए जो कीवर्ड आपको आपके ऑप्शन में भी मैच करे। ये आपका टाइम सेव करेगा और साथ ही में इससे क्या होता है कि आपका जो करेक्ट होने का चांसेस है वो 110% बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप इस चीज़ को ज़रूर यूज़ करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच। रिफर्स टू वन हु इज़, कोई एक क्रिएटिव लर्नर होता है वो किस चीज़ को रिफ़र करता है? वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग और पेंटिंग से तो कोई मतलब नहीं होता है क्रिएटिविटी का। हाईली इंटेलिजेंट, कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन अ टेस्ट, गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, इंटेलिजेंट ही क्रिएटिव लर्नर नहीं होता, और अच्छा स्कोर करना ही एक क्रिएटिव लर्नर का कैपेबिलिटी नहीं शो करता है, या फिर वो एक क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन हाँ, गुड लेटरल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप रखना वो एक क्रिएटिव लर्नर को रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन, अब हर कोई अपने आप में डिफरेंट कैसे होता है, किस वजह से? प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से, रेट ऑफ डेवलपमेंट या सीक्वेंस डेवलपमेंट, जनरल कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हर किसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज़ होती है, अच्छाई बुराई दोनों होता है। तो इस चीज़ को हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के फैक्टर पे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी लर्नर इज़ अ यूनिक मीन्स दैट, मतलब हर लर्नर, हर कोई एक इंसान, हर इंसान की अपनी अलग वैल्यू है, एक अलग आइडेंटिटी है। वो किस चीज़ को शो करता है? नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन द एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड टैलेंट। इंटरेस्ट टैलेंट से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बेस्ट फ्रेंड्स को जो पसंद होता है हमें भी वो पसंद होता है, हमारे जो भी दोस्त होते हैं, जो भी कलीग होते हैं, उनको जो अच्छा लगता है हमें भी अच्छा लगता है। तो ये यूनिक मीन्स नहीं होता है लर्निंग का। लर्निंग डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटी और नॉट डू दे शेयर कॉमन गोल्स, ये भी ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर इज़ नॉट पॉसिबल, इसकी भी बात नहीं। इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन हेट्रोजेनस क्लास, हाँ, किसी की क्षमता के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाता है, क्योंकि कभी कभी कोई बच्चा बहुत आगे दौड़ सकता है, कोई बच्चा बहुत धीरे 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 दौड़ता है। तो अब हम इस चीज़ को उसके पोटेंशियल इफेक्ट या फिर पोटेंशियल पर डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए वो हर लर्नर अपने आप में यूनिक होता है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी, कंस्ट्रक्टिव एज ए थ्योरी जो होता है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? फोकस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन, एम्फेसाइज द रोल ऑफ लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड, ये होता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसी एक रोल के ऊपर अनुकरण करना उनका काम नहीं होता है, बल्कि वो हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नज़रिए से वर्ल्ड को समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर उनके जो थॉट्स प्रोसेस चलते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो हमारे सारे कंस्ट्रक्टिविज्म, चाहे जीन पियाजे हो, वाइगोस्की हो, इन सब का यही कहना था कि हर कोई जो है ना, हर बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमली अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट। जो सबसे पहला पार्ट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? तो वो होता है सबसे पहला पार्ट फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि किसी का सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट होता है, तब जाके वो फिजिकल डेवलपमेंट के बाद ही कोई दूसरा डेवलपमेंट का चांसेस होता है। फिजिकल के बाद इमोशनल होगा, मेंटल होगा, हेल्थ वाला होगा, तो बहुत तरह उसके बाद ही आने नहीं, उससे पहले कोई नहीं। नेक्स्ट, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ, हेरिडिटी जो है एक डायनामिक सोशल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये हर तरफ की अलग अलग सराउंडिंग, अलग अलग डाइवर्सिटी को शो करता है हेरिडिटी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, helping learners recapitulate or recall what they have already learned is important because हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा जब क्लासरूम के अंदर आकर के सीखना शुरू करता है तो उसकी कुछ प्रीवियस नॉलेज भी पहले से होती है, किसी न किसी चीज़ को लेकर के, छोटी बड़ी चाहे जो भी हो, और उसको जो हम सिखा रहे हैं यहाँ पे, एक कोई ऐसा पार्ट जो उसके अंदर हम डालने की कोशिश कर रहे हैं उस लर्नर के अंदर, तो वो क्या
असर डालता है उसका प्रीवियस जो नॉलेज है उस बच्चे के अंदर, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इट इज़ अ कन्वीनियंट बिगनिंग फॉर एनी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज इनहेंस द लर्निंग। ऑब्वियसली उसके जो पहले देखो, उसका अगर कोई भी चीज़ जो होता है पहले से समझने के अंदर कॉन्सेप्ट आता है तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोज एक बात ये मुझे बताओ कि जैसे कि बहुत बार ऐसा ये बच्चों के अंदर मिथ होता है कि अगर हम बीज को खा लेते हैं हमारे पेट के अंदर तो ना पेड़ निकल आता है, ये हो जाता है, वैसे हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चा बेसिकली क्या बात कर रहा होता है, एक पेड़ के उगने के बारे में। तो उसको ये पता है ना कि बीज से ही पेड़ उगता है, एक कोई ना कोई सीड ही उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है जो पेड़ उगाता है। उसके अंदर बस ये मिथ चला गया था कि पेट में जाने से भी ऐसा हो सकता है, पर हम उसको वहाँ पे समझाएंगे नहीं बेटा, उसको प्रॉपर मिनरल्स चाहिए होता है डेवलप करने के लिए, प्रॉपर वाटर चाहिए होता है। तो जाकर के बच्चा उस चीज़ को समझ जाएगा और उसका जो मतलब प्रीवियस नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज से रिलेट कर रहा है और उससे उसकी लर्निंग जो है इम्प्रूव भी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बर्थ टू अबाउट 2 years एज चिल्ड्रंस है। जब बच्चा शुरुआती साल में होता है यानी जब वो अपने 2 वर्ष की आयु तक में वो सबसे ज़्यादा अपना क्या यूज़ करता है अपने ऊपर जो होता है, तो वो जो नया कुछ भी चीज़ सीख रहा होता है अपने सराउंडिंग से, अपने लोगों से, वो उस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते रहता है। Theory of learning which totally and only depends on observable behavior is associated with। अब ये बिहेवियर की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली हम बिहेवियरिस्ट की बात करते हैं यहाँ पे, वो बिहेवियरिस्ट ऑफ थ्योरी लर्निंग की बात करेगा। मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषिकता कैरेक्टर किस चीज़ को वो दर्शाता है हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर। अ हिंड्रेंस इन अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखो डाइवर्सिटी कभी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बीच में ये बाधा नहीं होता है। ए सोर्स ऑफ इनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ, ऑब्वियसली ये एक सोर्स हो जाता है क्योंकि हमारे ये इसमें से कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है डाइवर्स कल्चर को, डाइवर्सिटी को। तो अगर डाइवर्स मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर इंडियन सोसाइटी के अंदर आती है तो बच्चे को कहीं ना कहीं अपने स्कूल के अंदर ही डाइवर्सिटी का फंक्शन समझ में आ जाएगा। वो अपने सोसाइटी को भी उस हिसाब से लेके चल रहा होगा और समझ जाएगा कि हाँ हर जगह हर चीज़ के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव आंसर रिक्वायर्ड डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें डायरेक्ट टीचिंग और डायरेक्ट क्वेश्चन में कोई क्रिएटिविटी नहीं आता है। कंटेंट बेस्ड ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। ओपन इंडेड क्वेश्चन, ऑब्वियसली अगर हम बच्चे से किसी एक बच्चे से अगर हम नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ 5 फ्रूट्स के नाम बताओ तो मुझे क्या होते हैं, तो ये बच्चा ईजिली कोई भी 5 फ्रूट्स का नाम बता देगा। दूसरा बच्चा से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी ईजिली 5 फ्रूट का नाम बता देगा। लेकिन अगर हम इनसे ये पूछे कि ये बताओ बादल क्यों गरजता है या फिर बादल का जो कलर है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू ही क्यों है, तो देखो हर बच्चा जो है ना अपने अपने में डिफरेंट आंसर देगा। इस बच्चे का आंसर डिफरेंट होगा, इस बच्चे का आंसर डिफरेंट होगा। तो ये जो होगा ना आंसर डिफरेंट यानी कि क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए क्रिएटिव आंसर के लिए क्या सबसे ज़्यादा यूजफुल है, ओपन इंडेड क्वेश्चन जिसकी कोई बाधाएं नहीं हो, कोई एक सिंगल वर्ड या फिर सिंगल सेंटेंस ही ना हो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट, डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी फॉलो बैक। अब बच्चों के अंदर जो होता है सीखने के दौरान जो ये गैप्स आती है इसको हम कैसे फील कर सकते हैं, किस तरीके से। अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर, ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ उसके लिए देखेंगे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो देख करके, ना कि इंटेंसिव ड्रिल और प्रैक्टिस। बार बार अगर हम सेम चीज़ कराते जाएंगे तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, बस वो उसको एक रोट मेमोराइजेशन के अंदर आ जाएगा। वही सिस्टमेटिक रिवीजन से भी कुछ नहीं होगा, बच्चे सिर्फ रटने के बारे में ही बताएगा। रिपोर्टिंग द फाइंडिंग टू लर्नर्स एंड पेरेंट्स से बताने से कुछ नहीं होता। अगर बच्चे के भी लर्निंग में कोई गैप आ रही है तो उसके लिए हमें रेमेडियल टीचिंग की ही यूज़ करनी चाहिए क्योंकि बच्चे को हम अपने रिमेडियल तरीके से ही पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ अ लर्नर रिफर्स टू सेल्फ रेगुलेशन। यहाँ देखो वर्ड जो है सेल्फ रेगुलेशन, खुद के बारे में बता रहा है तो उसको कैसे रेगुलेट करेगा, लर्नर्स के बारे में। द एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, खुद की मॉनिटरिंग करना ऐसा कोई बात नहीं। क्रिएटिंग रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट बिहेवियर, ये भी नहीं।
क्रिएटिंग, हाँ ये क्रिएटिंग क्योंकि इसलिए क्योंकि बच्चा खुद के बिहेवियर और से खुद के बारे में समझने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए इसको रिस्पॉन्सिबल करेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द स्टूडेंट बॉडी, बॉडी से कुछ सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, ये इस सेल्फ रेगुलेशन इसको नहीं रिफर करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग की बात की, इसमें से कौन सा नहीं है? देखो सबसे यहाँ तो प्राइमरी फैक्टर ये है कि नॉट, नॉट को पहचानना कि नॉट है या नहीं है। किसी में अगर नॉट आ जाता है तो कितना प्रॉब्लम होता है, ये देखो, आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन अ फेनोमेना ऑफ और अ कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स। तो टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, पढ़ने के लिए समझना। Teach student to provide example to illustrate how to works. Help student to see similarity and difference in generate analogy. Enable student to memorize isolated fact. देखो ये सारा तो बता सकता है समझने के दौरान, लेकिन ये नहीं बता सकता है जहाँ भी। मैं सबसे आपको ट्रिक वाली बात, मेमोराइज, देखो कुछ वर्ड्स जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं समझा देती हूँ। एक तो सबसे पहले ये मेमोराइज हो गया, मेमोराइज कहीं भी आएगा तो आप उसको कट करना, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट वर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ड्रिल, ड्रिल कहीं भी आए, प्रैक्टिस कहीं भी आए, तो ये सब ना एज ए निगेटिव वर्ड के रूप में ही रहता है। जहाँ भी ये सब आ गया ना, हमें इसको यूज़ ही नहीं करना है। रोट, मेमोराइज, ये भी नहीं, ये भी एक बहुत निगेटिव वर्ड है, तो आप इस चीज़ से भी पकड़ सकते हो। नॉट का आंसर मोस्ट प्रोबेबली निगेटिव वर्ड ही होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग, लर्निंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एरर मेड्स बाय चिल्ड्रन इंडिकेट टू नो लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस, नहीं, जब भी बच्चा गलती कोई करेगा तभी तो समझेंगे कि बच्चा सीख रहा है, ये नहीं कि वो गलती कर रहा है तो बच्चा सीख ही नहीं रहा। लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर्स, ऑब्वियसली ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर एट एनी स्टेज, लर्निंग हर फैक्टर पे अफेक्ट होता है, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इमोशनल फैक्टर पे ये इफेक्ट नहीं होता है। लर्निंग इज़ अ फंडामेंटल एंड मेंटल एक्टिविटी, ऐसा कोई बात नहीं, लर्निंग सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली मेंटल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट किस चीज़ पे बेस्ड है इन सब में से और किस चीज़ पे नहीं? कंटिन्यूटी इसके ऊपर बेस्ड है, सिक्वेंसल के भी ऊपर बेस्ड है, जनरल टू स्पेसिफिक भी बेस्ड है, पर रिवर्सिबल नहीं बेस्ड है। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी, आप बच्चे की परीक्षा लेना या फिर उनका टेस्ट लेना, ये किस चीज़ को, किस चीज़ का है, ये उसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के अंदर लर्नर्स को एरर्स को फाइंड करना, ऐसा ज़रूरी नहीं। टू मेजर अचीवमेंट ऑफ, बच्चों के अचीवमेंट का कोई मतलब नहीं होता। टू डिसाइड इफ ए स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड, पास फेल की तो कोई बात ही नहीं होती, बल्कि टू डायग्नोज द रेमेडी गैप इन लर्नर, हमने बताया ना रिमेडियल टीचिंग में हम बच्चों के असेसमेंट इसलिए करते हैं कि हमें समझ में आया बच्चा कहाँ फंस रहा है, नहीं फंस रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसके बारे में। Next, centrally sponsored scheme of integrated education for disabled children aims at providing educational opportunity to children with disability in, तो वो किस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है? स्पेशल स्कूल के बारे में। देखो हम एक बात आप समझाने की कोशिश करते हैं, जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं या फिर जो फिजिकली रिटार्डेड होते हैं, उनको हम सीधा उल्टा बात नहीं बोल सकते। मतलब जैसे कि हम नॉर्मल भाषा में यूज़ करते हैं कि ये लूला है, लंगड़ा है, ये हम शब्द नहीं यूज़ कर सकते। इन सब चीज़ के लिए हम एक नया टर्म डिसाइड किए हैं, वो है स्पेशल का। ये स्पेशल चीज़ जो है वो जो फिजिकली जो भी बच्चे डिसेबल्ड है उसके लिए स्पेशल वर्ड यूज़ किया गया। तो हम कहीं भी स्पेशल चिल्ड्रन यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या होगा कि वो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के बारे में बता रहा होता है। A teacher wants the gifted children of her class to achieve their potential. Which of the following should she not to do achieve her objective? एक टीचर चाहता है कि जो अच्छा बच्चा है वो अपने क्लास में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल अचीव करे, उस चीज़ के लिए इन सब में से क्या हम उनको नहीं करने देंगे? टीच देम टू एंजॉय नॉन एकेडमिक एक्टिविटी, ये हम करेंगे, बच्चा इससे अच्छा परफॉर्म करेगा। टू टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस, ऑब्वियसली आजकल बच्चों में डिप्रेशन और स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, तो हम बच्चे को ये मैनेज करना सिखाएंगे। सेग्रेगेट देम फ्रॉम देयर पीयर
फॉर स्पेशल अटेंशन नहीं, सेग्रेशन भी हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। चैलेंज देम इनहेंस देयर क्रिएटिविटी, ये है। देखो सेग्रेशन, सेपरेशन, ये सब जो है ना एज ए निगेटिव वर्ड के अंदर आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था ना कि इसमें से नॉट टू डू, नॉट टू डू जब यहाँ पे आ गया तो हमें निगेटिव ही वर्ड ढूंढना था, तो वो था सेग्रेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रेन। देखो यहाँ पे हम आपको इंट्रिंसिकली मतलब क्या, जो बच्चा अपने अंदर से खुद के मन से मोटिवेट हो, और एक एक्सटर्नली मोटिवेटेड होता है। एक्सटर्नली मतलब कि किसी एक फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है, और इंटरनली जो होता है वो आपके ऊपर, सेल्फ के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाता है। तो फैक्टर मोटिवेशन जो है ना वो ईजिली ख़त्म हो जाता है, पर इंटरनल मोटिवेशन जो है ना वो हमेशा रहता है, आजीवन। तो इन सब में से कौन सा नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल मोटिवेशन के? दे ऑलवेज सक्सीड, दे एंजॉय डूइंग देयर वर्क। देखो ये जो है इंटरनल मोटिवेशन शो कर रहा है। दे डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ एनर्जी वाइल वर्किंग, ये है। दे लाइक चैलेंज, ये इंटरनल है, पर दे ऑलवेज सक्सीड ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। कौन सा इस समय से अप्रोप्रिएट टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए? असाइनमेंट देना, असाइनमेंट वर्क एज ए लिखना होता है, तो हम ये नहीं यूज़ कर सकते फॉर्मेटिव के लिए। हाँ, हम फॉर्मेटिव में ओरल टेस्ट यूज़ करते हैं, टर्म टेस्ट यूज़ करते हैं, क्विज एंड गेम्स यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा असाइनमेंट। लर्नर शुड नॉट बी इनकरेज टू, लर्नर को किस चीज़ के लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए? आस्क एज मनी एज क्वेश्चन एज पॉसिबल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, ये तो हमको इनकरेज करना ही चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर जब ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तभी तो वो टॉपिक के अंदर ज़्यादा क्लैरिटी बना पाएगा। एक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर लर्नर्स इन ए ग्रुप, ये भी करना चाहिए, क्योंकि वो एक्टिवली अगर इंटरेक्ट करेगा तो मतलब बच्चे को टॉपिक समझ में ज़्यादा आएगा। पार्टिसिपेट इन मैनी को करिकुलर एक्टिविटी एज पॉसिबल, ये भी सही है, पर मेमोराइजेशन वर्ड ये गलत है यहाँ पे, तो इसका मेरा करेक्ट आंसर यही 4 हो जाएगा। इरफान ब्रेक्स टॉय एंड डिसमेंटल्स देम टू एक्सप्लोर देयर कंपोनेंट्स, व्हाट वुड यू डू। एक बच्चा है वो खिलौने को तोड़ दिया और अब उसको एक्सप्लोर कर रहा है उसके कंपोनेंट्स को, तो आप उसको क्या करोगे? नेवर लेट इरफान प्ले विथ ट्रॉय, ये नहीं। अब बच्चा कोई खिलौना तोड़ दिया तो उसको वो नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज कीप अ क्लोज वॉच, ये भी नहीं, उसके ऊपर नज़र बैठाना कुछ नहीं है। इंक्रीज हिज इंक्विजिटिव नेचर एंड चैनलाइजिंग हिज एनर्जी, ऑब्वियसली। देखो हम सब ने इसका उदाहरण बहुत ज़्यादा अपने घर में देखे। हमारे घर में ना छोटे बच्चे होते हैं, उनके बहुत सारे टॉयज़ रहते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं ना, एक उम्र में आके उनके सारे बॉडी पार्ट्स को खोल देते हैं और फिर उसके अंदर खोजबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है ना बच्चे की क्यूरोसिटी को डिफाइन करता है कि बच्चा कितना क्यूरियस है उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ को देखने के लिए। तो हमें उस वक्त में उसको इनकरेज करना चाहिए, ना कि मारना चाहिए, पीटना चाहिए, धमकाना भी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि क्यों कि बच्चा का ये प्राइमरी स्टेज है जहाँ बच्चा क्यूरियस नेचर से किसी चीज़ को देख रहा है और उसके बारे में सोच रहा है। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट मेन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये एक जेंडर बायसनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन, अब हमें ये समझना होगा डेवलपमेंट जो होता है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? वो भी बच्चों का मदद करने के लिए टीचर का रोल, उसके बारे में। आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, अब ये बताओ किसी के बच्चे के हमें स्टेटस से क्या मतलब है? एज ए टीचर हम ये थोड़ी देखेंगे कि बच्चा क्या कौन सा है, मतलब कौन सा अच्छा स्टेटस से या नॉर्मल है, मतलब अमीर फैमिली से या गरीब फैमिली से, ये टीचर को तो देखने का कोई मतलब है ही नहीं। आइडेंटिफाई द इकोनॉमी, इससे भी कोई मतलब नहीं है कि वो रिच है या फिर पुअर है। रैशनलाइज बाय द लर्नर आउट टू बी टाउट टू बी, नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। बल्कि इफेक्टिव केटरिंग टू देयर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम इफेक्टिवली समझाएंगे, नए नए तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। Next question. The statement, an important precondition for the proper development of a child is ensuring her his health physical development. एक इम्पॉर्टेंट प्रीकंडीशन जो होता है वो भी एक बच्चे के लिए अच्छा हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है? इज अनट्रू एज फिजिकल डेवलपमेंट डज नॉट अफेक्ट अदर, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। मे बी इनकरेक्ट एज डेवलपमेंट वेरी, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ द, इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट। देखो इसका आंसर ये हो जाएगा, हालांकि ये लग रहा था पर ये नहीं होगा।
देखो यहाँ पे बात क्या हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कि बताओ कि बच्चे का फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है वो क्या रोल प्ले करता है उसके लर्निंग में। अब ये तो मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा हेल्दी है, अच्छा है, हेल्दी माइंड के साथ आता है, हेल्दी चीज़ें खाता है, तो वो कोई भी चीज़ को सोचेगा, किसी भी चीज़ को लेके तो वो एक पॉजिटिव वे में सोचेगा, ना कि निगेटिव सोचेगा। अगर वही बच्चे का जब बच्चे को फीवर है ऐसे, या फिर बच्चा बीमार है, तो किसी चीज़ को ना समझ पाएगा और ना उस चीज़ के बारे में सोच पाएगा, और उसके मन में जब ये सब नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव थॉट्स रहेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, देन फिजिकल के बाद उसका इमोशनल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, देन उसका सोशल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है बाकी चीज़ों से भी इंटर रिलेटेड है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय। डेवलपमेंट किस चीज़ के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है? वो स्टूडेंट के पर्सनल फैक्टर पे होता है ऑब्वियसली, स्कूल क्लाइमेट से भी होता है ऑब्वियसली, सोशल फैमिलियल इन्फ्लुएंसेस, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से भी उसका डेवलपमेंट बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता है। तभी तो कहा जाता है कि हमें छोटे बच्चे को एक अच्छे माहौल के साथ रखना चाहिए, ताकि बच्चा उस माहौल में अच्छे से ढलेगा, समझेगा और एक अच्छे समाज के बीच रहेगा तो एक अच्छा नागरिक बनेगा। इसके लिए ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसर्शन रीजन। बताओ दोस्तों, मैं आपको एक बात, ये बहुत ही वीवीआई है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही वीवीआई नहीं है, बल्कि एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट 5 ईयर से अगर क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस की वजह से ही, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो एसर्शन रीजन के क्वेश्चन से अनअवेयर हैं। दूसरी बात ये है कि बच्चे उसके अंदर फंस जाते हैं। तो प्लीज़ आप असर्शन रीज़न क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, आप उतनी ही ईजिली उसको अपने फाइनल सीटेट के एग्ज़ाम में कर पाओगे। हमारा असर्शन क्या है यहाँ पे बता रहा है, पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड इंश्योर पॉजिटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल स्टूडेंट। यानी कि अभिभावक और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों के लिए उसके जो उसका बचपना है यानी बाल्यावस्था है, वो उसका सारा असर जो है ना, वो सारा एक्सपीरियंस जो है वो पॉजिटिव हो। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के अंदर छोटे ही बचपन के अंदर बहुत सारा इमोशन जो होता है वो सेटल नहीं होता, और ऐसे में उसके साथ अगर पॉजिटिव बिहेवियर नहीं रखा गया, नेगेटिव बिहेवियर के साथ रहा गया, तो उससे क्या होगा ना कि उसको उसके माइंड के ऊपर, उसके इमोशंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। तो यहाँ रीज़न क्या बता रहा है, चाइल्डहुड इज़ अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट स्पेशली फॉर कॉग्निटिव एंड इमोशनल। अभी मैंने इसी की बात की, इसलिए ये भी सही है। तो हमारा रीज़न और असर्शन दोनों सही है। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ सही होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें ये भी देखना होता है कि जो रीज़न जो है क्या असर्शन को सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं। तो हमारा रीज़न यहाँ पे असर्शन को भी सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रेन। बहुत छोटे बच्चे के लिए सोशलाइजेशन के बारे में सबसे ज़्यादा कौन सा सही है यहाँ पे। स्कूल इज़ अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल नहीं है प्राइमरी एजेंसी छोटे बच्चों के लिए, फैमिली है तब प्राइमरी एजेंसी। यहाँ पे क्या है, फैमिली इज़ द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। करेक्ट आंसर बी है। Next, according to Jean Piaget theory of cognitive development, at which stage do children begins to understand that objects do not cease to exist when they are आउटसाइड। तो बच्चा जब ऑलमोस्ट सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज होता है 0 से 2 साल तक, 2 इयर्स तक के बच्चे को हम सेंसरी मोटर के अंदर लाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमिएंस की कैपेबिलिटी आ जाती है। तो ये उसी चीज़ को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बता रहा है कि ये इन सब में से कौन सा ऐसा है जो कि बहुत ही कम दिखा रहा है एडीएचडी को। एडीएचडी वाले जो बच्चे होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब क्या, उनका ना एक चीज़ के अंदर मन ही नहीं लगता। वो कभी ये वर्क करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी वो दूसरा करेंगे, तो वो कॉन्स्टेंटली उनका माइंड जो होता है ना वो रनिंग स्टेज में होता है। तो इसके बारे में बोल रहा है। तो बीइंग फोकस फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, तो ये यही है जो इस चीज़ को नहीं बता रहा है। तो मेरा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। स्लो एक्टिविटी लेस, ये भी है जो इस चीज़ को नहीं बता रहा। इम्पल्सिटिविटी, यानी कि इसके अंदर बच्चों के अंदर से ज़्यादा आवेगशीलता होते हैं कि किसी चीज़ को करने की ज़्यादा चांसेस होती है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा इसके टर्म में, और सही हमारा इम्पल्सिटिविटी हो जाएगा।
Next, which of the following statement is correct in context of learning disability such as dyslexia and dyscalculia? Students with learning disability are all like. Standardized tests are best to evaluate learning process of a student with learning disability. Teacher-centric pedagogies are most effective to facilitate cognitive development. Learning disability can influenced by both neurological as well as environmental factor. तो सबसे पहले बात करते हैं डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया होता क्या है? डिसलेक्सिया को हम ऑलमोस्ट कंसीडर कर डिसलेक्सिया के बारे में हम देखते हैं कि डिसलेक्सिया कब होता है। डिसलेक्सिया को हम लर्निंग रिलेटेड डिसऑर्डर बोलते हैं, यानी कि बच्चा जिसमें पढ़ने और लिखने के बारे में जब बहुत ज़्यादा वो फील करता है तो डिसलेक्सिया के अंदर आता है। और डिसकैलकुलिया जो होता है वो मैथ के वजह से होता है, मैथ के कारण शो करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि हम बच्चे के लर्निंग डिसेबिलिटी कभी कभी जो होते हैं वो उसके न्यूरोलॉजिकल वजह से भी और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज? इनमें से कौन सा प्रक्रियात्मक उदाहरण है? हाउ डू वी प्रिपेयर सॉइल फॉर प्लांटेशन? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a+b²? व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस ईयर? विच इज द नेक्स्ट लीप ईयर? तो इन सब में से जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है ये क्योंकि ये किसी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस लर्निंग पॉजिटिवली? ये पॉजिटिवली कौन सा इन्फ्लुएंस करता है? मालन्यूट्रिशन कभी भी कुपोषण पॉजिटिवली नहीं होता। कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट पनिशमेंट भी नहीं होता और मेटागॉग नहीं होता। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 and 4। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, assertion. It is especially important to provide print-rich environment to students during early years of their schooling. सही बात है, बच्चों के अंदर अगर हम प्रिंट रिच इन्वायरमेंट देते हैं, क्योंकि देखो जब बच्चा छोटा होता है तो उसे ABCD समझ में नहीं आता, तो उसे कैपिटल लेटर में A, कैपिटल लेटर में B, C दिखाते, उसके साथ में हम बॉल का, बैट का, इनका पिक्चर्स यूज़ करते हैं क्योंकि उनको हमें प्रिंट रिच इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना होता है, तो इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसका रीज़न क्या दिया गया है? डेवलपमेंट हैज सेंसिटिव पीरियड ड्यूरिंग विच चिल्ड्रन आर स्पेशली रिस्पॉन्सिव टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। यानी कि जब डेवलपमेंट विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरण प्रभाव से ज़्यादा ही प्रभावित होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। पर यहाँ पे रीज़न तो करेक्ट है, पर ए करेक्ट है, पर रीज़न जो है वो ए को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर द ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। According to Jean Piaget theory of cognitive development, at which stage do children begin to remember events in correct sequence of past, present and future? तो बच्चा जब ऑलमोस्ट प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर आ जाता है तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। According to Lawrence Kohlberg, individuals at this stage judge their and other action in terms of need and wants. हम कब लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार कब व्यक्ति की स्तर पर अपने और दूसरे के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संबंध में ये आंकना शुरू कर देता है? तो वो जब एक इंस्ट्रूमेंटल पर्पस यानी कि किसी चीज़ के लिए हम अपना और दूसरा का बिहेवियर को ज़रूरत के हिसाब से, यानी कि जब हमें ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से हम किसी को अच्छा बुरा बोलेंगे तो वो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस के अंदर ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवोकेटेड इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर कौन सा एडवोकेट किया जा सकता है? टीचर सेंटर पेडागोजी से कोई मतलब नहीं होता। सेल्फ इवोल्यूशन बाय द लर्नर्स, उनका खुद का इवोल्यूशन भी इम्पोर्टेंट। स्टैंडर्डाइज करिकुलम नहीं आएगा। कंडीशनिंग और बिहेवियर नहीं। सेल्फ इवोल्यूशन जो होगा वो एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर आएगा। Next, Anita is performing really well in the domain of solving puzzles and problems requiring reasoning such as cause and effect relationship as per Howard Gardner theory of multiple intelligences. अनिता पोजेज हाई लेवल ऑफ दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ देखो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात किया जा रहा था जहाँ वो सॉल्विंग पजल एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि ये किसके अंदर बात करें, रीजनिंग किसके अंदर आता है, ये सब एक मैथमेटिकल टर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉजिकल एंड मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में। हार्वर्ड गार्डन की कितनी टोटल थ्योरी थी? वो टोटल 8 थ्योरी थी जहाँ पे हमने इन सबको देखा था।
फिर से असर्शन रीजन आएगा। देखो असर्शन रीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है। असर्शन, अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू वर्बलाइज देयर थॉट प्रोसेस एंड आइडियाज व्हाइल वर्किंग ऑन अ टास्क। ऑब्वियसली टीचर को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, उनके अंदर जो भी ओपिनियन थॉट्स आ रहे हैं उनको व्यक्त करने के लिए, क्योंकि बच्चा जब तक बोलेगा नहीं, कम्युनिकेट नहीं करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा, तब तक बच्चा के मन में क्या चला है ना टीचर समझ पाएगा और न वो अपने इच्छा को जाहिर कर पाएगा। रीजन, प्राइवेट स्पीच हिंडर्स डेवलपमेंट ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। ऐसा कुछ है नहीं, प्राइवेट स्पीच से इस चीज़ का कोई रिलेशन नहीं है। प्राइवेट स्पीच भी प्रेजेंट होता है लेकिन वो कभी भी हिंडर्स नहीं करता है डेवलपमेंट को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Next question. A teacher is interested in understanding the learning process of a student on regular basis without comparison with each other. She should use फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट ही ऐसा है जिसके अंदर हम किसी कंपैरिजन को नहीं देख सकते हैं या फिर कंपैरिजन नहीं कर सकते। फॉर्मेटिव असेसमेंट का हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ रेमेडियल टीचिंग के लिए, कि बच्चा के अंदर कहाँ लैग है, कहाँ पे उसके अंदर गैप है किसी टॉपिक को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो हम इसलिए फॉर्मेटिव का यूज़ करते हैं इस जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग स्ट्रेटेजी इज नॉट लाइकली टू इफेक्टिव फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इन सब में से कौन सा ऐसा जो है वो लर्निंग स्ट्रेटेजी इफेक्टिव नहीं है इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। अंडरलाइंग एंड हाईलाइटिंग, यूज निमोनिक्स, क्रिएटिंग एग्जाम्पल एंड पैसिव प्रेसिपिटेशन रिसीटेशन। तो देखो ये सारा गलत है, बस सही यहाँ पे क्रिएटिंग एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट, वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट टीचर शुड डिस्कस एग्जाम्पलर्स एज वेल एज नॉन एग्जाम्पलर। हाँ, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के दौरान वो हमें लर्निंग मतलब हमें जो टॉपिक रिलेटेड एग्जाम्पल है उसको भी देने चाहिए, उसके साथ साथ नॉन रिलेटेड टॉपिक को भी देने चाहिए। रीज़न, नॉन एग्जाम्पल कंफ्यूज स्टूडेंट्स एंड इरिलेवेंट इन टीचिंग। नहीं, नॉन एग्जाम्पल कभी भी कंफ्यूज इसलिए नहीं करता है क्योंकि नॉन एग्जाम्पल में हम उसके एवरीडे लाइफ को यूज़ करते हैं और एवरीडे लाइफ से उसको कनेक्ट करते हैं, तो इस वजह से उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि नॉन एग्जाम्पल जो होता है वो अगर वैसा हम यूज़ करेंगे तो वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा या फिर वो लर्निंग में बाधा डालेगा। तो हमारे यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, A is true but R is false. Next question. Radhika motivates her student to represent, understand, evaluate and reflect a situation in multiple way. By doing so, she is facilitating the development of DES thinking on divergent thinking की ये बात करता है। Next question. In order to develop advanced problem solving skills among her learner, a teacher should motivate student to use